Okay, start page number 192. Take out all of you page number 192. कल हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है रिलेटेड टू फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। किसी ने ध्यान दिया? आई मीन किसी ने अटेंड किया? यहाँ पे कोमल का अटेंड नहीं करेगी। किसी को भी नहीं पता? इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कल कुछ हुआ था। कल मतलब फर्स्ट इलेक्शन के टाइम कुछ हुआ था। ये हुआ था कि सबसे पहले कि वुमेन लोग के लिए एक अलग सा जो है वो बनाया गया था। आप लोग बुक निकालो पहले। जल्दी, फास्ट, टाइम नहीं है पूरा क्लास। सीधा होके बैठो। और ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ना 1952 में। इलेक्शन का मतलब पता है ना क्या होता है? वोट देना है। ठीक है, तो इलेक्शन जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था कि वुमेन लोग के लिए एक अलग सा कमरा बनाया गया था, अलग से जो है पोलिंग बूथ बनाया गया था, ताकि वो उस जगह पे जाके जो है वोट कर दे सके। ठीक है, अभी तो पूरा मर्ज हो गया है, मतलब गर्ल्स बॉयज या वुमेन मैन जो है एक ही पोलिंग बूथ में जाके वोट दे सकते। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, जस्ट बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे लोगों के अंदर गर्ल्स बॉयज के बीच थोड़ा सा, वुमेन और मैन के बीच में थोड़ा सा मतलब वो रहता था। ठीक है, कि जेठ है, ठीक है, बड़े लोग हैं, देन आफ्टर ससुर लोग भी जाते थे, तो उनके सामने वो कैसे जाएंगे करके, इसलिए वो शाइनेस के कारण जो है वो वहां पे नहीं जा पाते थे और उनके लिए अलग सा पोलिंग बूथ बनाया गया था। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड इंसिडेंट ये हुआ था कि सेकेंड इंसिडेंट था ये कि अजमेर से, ठीक है, जो पहले अपना इंडिया जो था, पहले आप लोगों को पता है राजा महाराजा लोग का देश था। ठीक है, कई राजा यहाँ पर आए हैं, राज किए हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को हराया है, फिर नया राजा को यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है, ऐसे टाइप का होते गया है। तो एक तरीके से खासकर राजस्थान, लखनऊ, अजमेर, इस साइड पे जाओगे, ग्वालियर उस साइड पे जाओगे तो पूरा राजा महाराजा लोग का ही पूरा मतलब साम्राज्य था। ठीक है, तो वोट देने के लिए जो है अजमेर से लोग जो है, वहाँ की औरतें जो है पालकी में करके आती थी। यू नो ना पालकी क्या होता है? ठीक है, पालकी में करके वहां पे वोट देने के लिए आती थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अभी आप लोगों को पालकी दिखाई देता है कि शादी के टाइम पे भी नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, एक और इंसिडेंट हुआ था, ये दूसरा इंसिडेंट था। अभी थर्ड इंसिडेंट ये हुआ था कि इतने पोलिंग बूथ इतने दूर होने के कारण जो आदिवासी लोग रहते थे, उनको पूरा उस पोलिंग बूथ में आने के लिए एक दिन पूरा लग जाता था। ठीक है, मतलब एक दिन पूरा, एक रात पूरा लग जाता था। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे ना, उसको फेस्टिवल के तौर पे लिया जाता था, मतलब एज ए फेस्टिवल टाइप का। नाइट के टाइम सारे एक जगह पे रुक के कैंप फायरिंग करते थे। यू नो ना कैंप फायरिंग क्या होता है? ठीक है, वहां पे कैंप फायरिंग करते थे, खाना वाना बनाते थे और फिर नेक्स्ट डे वोट देके फिर वापस चले जाते थे। ठीक है, तो ये एक सेलिब्रेशन के तौर पे आज भी अपने इंडिया में ये चीज कहा जाता है कि जो अपना इलेक्शन है, इलेक्शन इज ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक फेस्टिवल है हमारे डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। हमारा कंट्री जो डेमोक्रेसी है, तो हमारे कंट्री के लिए जो है वो फेस्टिवल है, एक तरीके से फेस्टिवल है। तो लेके लोग उस टाइम पे कैंप फायरिंग वगैरह करते थे, पार्टी वगैरह करते थे, और आज भी वही चीज होता है। पार्टी वगैरह में जाओगे ना तो आपको खाना वगैरह, ठीक है, आपको बहुत सारे रिफ्रेशमेंट टाइप का कुछ कुछ मिलेगा, इंजॉयमेंट होगा, लोग जाते हैं। ठीक है, नाइट नाइट भर रहते हैं कि अगले दिन जो चुनाव है, तो रात भर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो पार्टी वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव हो जाने के बाद जैसे फिर रिजल्ट निकलता फिर तब पार्टी करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या होता है कि एक फेस्टिवल के तौर पर उसको मनाया जाता है। लास्ट एक तो फैक्ट है, बहुत ही वियर्ड टाइप का फैक्ट है। फैक्ट ये है, उस टाइम पे होता था कि दो विलेज रहते थे, दो या तीन जो भी विलेज रहते थे, तो उसमें दो कुश्तियां लड़ते थे, रेसलिंग वगैरह होता है ना, वो लड़ी जाती थी। तो रेसलिंग में दो कुश्तीदार होते थे। ठीक है, अब उस दोनों कुश्ती में जो भी गांव वाला, जो भी कुश्तीदार, मतलब सब पैसे लगाते थे उसको, पैसा नहीं मतलब वो लगाते थे कि जो भी जीतेगा हम वोट उसी पार्टी को देंगे। मतलब एक कुश्ती जो है वो बीजेपी से रहता होगा और एक कुश्तीदार कांग्रेस से रहता होगा, तो दोनों के बीच लड़ाई होती है, जो भी जीतता है तो उसको जाके वोट देना है। ऐसा टाइप का जो है उस टाइम पर थोड़ा सा वियर टाइप का कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट इलेक्शन था, उसके कारण अपन को ये नहीं, अपन किसके बेस पे वोट देते हैं कि कौन लीडर हमारे लिए काम करता है।
ठीक है, हम उसके बेस पे जो है उनको क्या करते हैं, वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा लीडर हमारे लिए काम करता है। ठीक है, हमारे लिए जो है हमारा जो भी नगर निगम का जो भी काम रहता है, रोड बनाना, लाइट्स बनाना, हॉस्पिटल, ये सारे अरेंजमेंट करके रहते हैं टाइम टू टाइम पे। पानी का सप्लाई देना, ये सब टाइम टू टाइम पे अगर हमको प्रोवाइड करते हैं तो हमारे लिए वो लीडर बहुत अच्छा है, और उस लीडर को हम एज ए लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं। ओके, तो उस टाइम पे फर्स्ट सिलेक्शन था तो लोगों को उतना उसको नॉलेज नहीं था कि किस तरीके से जो है हमको वोट देना है, तो वही कुश्ती लड़ा जाता था और जो भी जीता तो उसको जाके वोट देते थे। ठीक है, ये उस टाइम पे ये चीज हुआ था फर्स्ट सिलेक्शन में। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 4 फैक्ट था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 192। मैम, यस, बोलो। मैम नेहरू जी भी कुश्ती लड़े थे? नहीं बेटा, नेहरू जी कुश्ती नहीं लड़े थे, उससे रिलेटेड जो भी कुश्तीदार जो रेसलिंग करते हैं ना, उनको उनसे लड़ाया गया था। ठीक है, ओके जैसे कि ओके, यस मैम। आप लड़ने के लिए नहीं जाओगे। ठीक है, आप अगर लीडर हो, आप भी ना लड़ने के लिए जाओगे, आप किसी को अपॉइंट करोगे लड़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके मैम। जैसे कि जिन लोग अखाड़े में लड़ते हैं ना, तो उनके ऊपर जैसे कि अपन लगाते हैं ना, अगर आप पैसे लगाते हो कुश्ती में तो आप भी ना जाके लड़ते हो, आप बस उस आदमी के ऊपर पैसा लगाते हो, दाव लगाते हो, है ना। तो वैसे उस यस टाइम पे मैम। जो है अलग अलग पार्टी जो है दाव लगाती थी कि अगर हमारा रेसलर जीत गया तो वो जो है आप उनको जाके वोट दोगे। ठीक है, ऐसा होता था। जैसे नेहरू, यस जैसे दारा सिंह, हाँ, जैसे दारा दारा सिंह सिंह। वगैरह हो गया, हाँ हाँ, दारा सिंह वगैरह हो गया, सुल्तान वगैरह हो गया, आप तो देखे हो ना सुल्तान वगैरह, है ना। यस मैम। कोई ना कोई तो होगा सुल्तान। ठीक है, खैर यस जो मैम। भी है। हाँ, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई थी ना। पे कम टू द नेक्स्ट 192। On the whole, the first general election was more successful than anyone except जो फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको इतना वोट मिलेगा। और वोट का मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि कुछ लाख, मतलब 2,24,000 पोलिंग बूथ बनाया गया था उस टाइम पे। ठीक है, और 17 करोड़ जो है उस टाइम पे वोटर्स थे, उसमें से 85% जो है वो इलिटरेट थे। ठीक है, और उस टाइम पे जो है वोटर्स आए थे 1000 पोलिंग बूथ, हर एक पोलिंग बूथ में 1,000 जो है आते थे। ठीक है, वोट देने के लिए 2,40,000, और उस हर एक पोलिंग बूथ में 1,000 करके लोग वोट देने के लिए आते थे। दैट इज अ वेरी, मतलब मिरेकल, मतलब एक तो बोलते हैं ना क्या बोलेंगे उसको, हाँ, चमत्कार टाइप का चीज है कि कोई इस मतलब फर्स्ट सिलेक्शन में सब लोग किस तरीके से आ गए हैं वोट देने के लिए। देन अराउंड 40% ऑफ द वोटर्स ऑन द इलेक्ट्रल रोल्स कास्ट देयर वोट। ठीक है, 40% जो वोटर्स है वो अपना मतलब वोट देके गए थे उस टाइम पे। देन आफ्टर अराउंड 40% ऑफ द वुमेन वोटर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट, और साथ में 40% जो है उसमें क्या थे, वोटर्स वुमेन भी थे। Then there was नेग्लिजिबल पुल वायलेंस। ठीक है, यहाँ पर एक है, और सारा पुल वायलेंस का मतलब क्या होता है, जब लड़ाई झगड़ा वगैरह जो होता है। मैम वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। हाँ हाँ, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन आया था ना इसलिए। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि उस टाइम पे कोई भी ऐसा वायलेंस नहीं हुआ था उस टाइम पे। पहला इलेक्शन जरूर था लेकिन कोई वायलेंस नहीं हुआ था। आप देखे होंगे कोलकाता साइड में जो अभी लास्ट टाइम जो वोट हुआ कोलकाता में, कितना ज्यादा वहाँ पर वायलेंस हुआ, न्यूज वगैरह में आता हुआ आया। अगर देखे होगे तो पता होगा, देखती तो नहीं है कोमल, मेरे को पता है। ठीक है, यस मैम। उस टाइम पे कोलकाता में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था कि ममता जी को, मतलब ममता बनर्जी को अपनी पार्टी जिताने के लिए वो दूसरे पार्टी के लोगों को मार देना, उसको उसके साथ हरासमेंट करना उनके साथ। ठीक है, बाहर नहीं निकलने देना, तो ये सारी चीजें। लेकिन उस टाइम पे ये सारी कोई भी चीजें नहीं होती, बहुत ही शांतिपूर्वक जो है हमारा फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो हुआ था। देन आफ्टर
The Congress party led by Jawaharlal Nehru owned by the huge majority, 45% of the voter cast vote in favor of the party, which owns 74% of the seat in the Lok Sabha. उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मतों में बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा सीटों के साथ जो है लोकसभा के जो जवाहरलाल नेहरू थे वो जीत गए थे, और वही जो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, लोकसभा के। देन आफ्टर वोट इन द फेवर ऑफ द पार्टी, और 74% सीट जो है उन्होंने रिजर्व कर ली थी लोकसभा। बट द नॉन कांग्रेस पार्टीज, जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी, मतलब कांग्रेस पार्टी थी जवाहरलाल नेहरू की और बाकी लोग को नॉन कांग्रेस पार्टी बोला जाता था, तो नॉन कांग्रेस पार्टी ऑल्सो गॉट वाइड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल इंक्लूडिंग इन कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। नॉन पार्टी जो नॉन कांग्रेस जो है ना, कम्युनिटी पार्टी है ना, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मतलब वोट मिला था उस टाइम पे, ठीक है। बट जीता कौन था? कांग्रेस ही जीता था। सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, Communist Party of India, Socialist Party, Janasangh, and several religion parties. Independent India thus took the first successful step toward multi-party democracy. The general election that followed in 1957 and 1962 were also successful, with Indian democracy striking deep roots. अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट होने के बाद जो फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा मल्टी डेमोक्रेसी पार्टी जो बनी थी, मतलब अपने इंडिया में ना बहुत टाइप की पार्टी है, अभी तो और ज्यादा हो गई है, उस टाइम पे तो गिने चुने 4 पार्टीज थी, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो थी वो कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है। और भी जनसंघ पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी है, ये सारी पार्टी जो मिली जुली पार्टी थी उनको भी अच्छा वोट मिला था उस टाइम पे, ठीक है। और ये हमारा सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का सबसे पहला इलेक्शन जो था वो बहुत ही पीसफुल तरीके से हुआ था। उसके बाद फिर जो है 1952 के बाद 1957 में फिर इलेक्शन हुआ, देन आफ्टर 1962 में भी इलेक्शन हुआ, जिसमें कि जो है कांग्रेस ही जीती थी उस टाइम पे भी, ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने ही जीता था। समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन में जिन लोग पढ़े हो देखो ना, माइनस करो ना, 1957 से 1952 को माइनस करो तो कितना आएगा? 57 से 5 साल, 5 साल में वोट होता है, तो 5 साल के बाद 1957 में फिर वोट हुआ, फिर कांग्रेस जीता, फिर 62 से फिर 57 को फिर माइनस करो, फिर 5 साल, फिर 5 साल के बाद फिर वोट हुआ, फिर कांग्रेस ने ही जीता था उस टाइम पे। मतलब मैक्सिमम टाइम हमारे कंट्री में जो है कांग्रेस की जो पार्टी है वो रूल करी है, ठीक है, लीडर वही बने हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमिनेंस इन अ सिंगल पार्टी। डोमिनेंस का मतलब होता है डोमिनेट करके रखना, एक अकेला पार्टी जो है एक अकेला ही रहता, जैसे कि जर्मनी में, ठीक है, रशिया में, यहाँ पे डोमिनेंस पार्टी चलती है, वहां पे बहुत सारे वैरायटी के पार्टी नहीं होते हैं, इक्के दुक्के पार्टी होती है और एक ही पार्टी जो है वहाँ पर रूल करती है। वहाँ पे भले से राजा महाराजा लोग का नाम नहीं रहेगा, लेकिन पार्टी वहां पर एक ही रहती है और एक ही पार्टी राज करेगी। तो उस टाइम पे जो है कांग्रेस ही सिर्फ राज कर रही थी, डोमिनेंस पार्टी उनको कहा गया था। डोमिनेंस का मतलब एक सिंगल पार्टी जो सिर्फ वही जो है लीडर, उसी के ही पार्टी से लीडर बनना है, उसको डोमिनेंस बोलते हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? किसी को मतलब झुका के रखना, ठीक है, उस टाइप का। नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी इन द फर्स्ट थ्री इलेक्शन में जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो मैंने बताया ना कि जीती थी, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952, 1957, 1962 with no other party winning even 10% of the vote on its own, पूरा 10% जो है, मतलब 100% में 10% वोट सिर्फ कांग्रेस लोग का ही था, इतनी उनकी जनसंख्या थी, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा उनका फेमस थे वो ज्यादा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के कारण है, ठीक है। और उनके साथ जो महात्मा गांधी वो भी साथ में थे, ठीक है, तो उनको उस पार्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था उस टाइम पे। द कांग्रेस ओन ओवर 70% ऑफ द सीट इन द लोकसभा, पहले तो 80% जीते थे, 80% ना, 74% पहले जीते थे, और अभी 70% सीट जो है लोकसभा का सेकेंड इलेक्शन में उन्होंने जीता था, कांग्रेस ने ही जीता था। इवन थोरोली इन ओन ओनली अराउंड 45% ऑफ द टोटल वोटर कास्ट। द पार्टी ऑल्सो फॉर्म the vote government in the majority of the state, but although only a single party ruled at the center the most of the state, ज्यादातर स्टेट में ना कांग्रेस पार्टी ही जो है रूल करती थी,
क्योंकि उसी की पार्टी जीत रही है ना। जब लोकसभा में उसकी पार्टी जीत रही है तो राज्यसभा में भी उसी की पार्टी जीतेगी, वहीं से तो लोकसभा का पूरा इलेक्शन वगैरह तो होता है ना। तो उसी तरीके से जो है सारी चीजें सिंगल पार्टी के थ्रू ही रूल किया जा रहा था। अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ऑल्सो फ्लोरिश्ड even within the Congress party. There were many different streams thought within the conflict between these different group only helping the strengthen inner party democracy. अब क्या होता है ना, देखो कोई अगर अकेला पार्टी अगर राज करती है ना तो उसके अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा ना मतलब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं और ज्यादा। ठीक है, जैसे कि अभी बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी के अंदर अभी क्या है ना, ज्यादातर सीट जो है वो बीजेपी का है लोकसभा में, तो बीजेपी ही बार बार जीतेगी, तो मतलब ये डोमिनेंस पार्टी में आ गई। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मान के चलो फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में इतने बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप सब चारों मतलब मैक्सिमम परसेंट जो है कोमल के साथ हो, ठीक है, मैक्सिमम परसेंट, तो आप लोग जानते हो कि कोमल जो है अगर जीतेगी तो हमारे क्लास मॉनिटर के हिसाब से ज्यादा अच्छे से रूल करेगी। ठीक है, तो अब इसका पावर बढ़ते जा रहा है और वो बाकी लोग को भी अपने पावर में ले रही है। ठीक है, तो वैसे ही लोकसभा के उसमें भी होता है कि अगर आपके पास सीट ज्यादा है ना तो आप क्या करोगे, दूसरे जो डोमिनेंट पार्टी बाकी अदर जो पार्टी है उसको अपने अंदर में लेके आके उसको अपने पार्टी में इंक्लूड कर दोगे और आपका पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जहाँ पर 74% है, ऊपर 75-80 तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये चीज रूल को ब्रेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही पार्टी क्यों जीते, हमारा भी तो कोई हक बनता है ना। कोई ना कोई बोलेगा ही, क्या राइज करेगा क्वेश्चन कि मैं क्यों नहीं जीत सकता हूँ, तो क्या करता है वहां से रूल ब्रेक हो जाता है, मतलब जो भी पार्टी का जो होता है ना वहीं से टूटना चालू हो जाता है, क्योंकि लोग अपना हक चाहिए रहता है, उनको हक चाहिए रहता है कि हर बार एक ही पार्टी और एक ही लीडर क्यों राज करे। तो ये तो डोमिनेंस हुआ ना, डेमोक्रेसी तो हुआ नहीं, ये तो एक डोमिनेंट पार्टी हो गया। और हमारा इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म, हाँ, डेमोक्रेसी स्टेट इंडिया है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को अलग अलग पार्टी को भी मौका देना चाहिए कि वो लोगों की सेवा कर सके, उनके लिए काम कर सके। क्लियर है? ओके, सो नाउ मैम कम टू दी, बोलो बेटा। मैम बीजेपी कौन से सन में आई? बीजेपी मैम 1962, ओके मैम। 1962 में बीजेपी की पार्टी आई थी, लेकिन ज्यादातर जो है कांग्रेस ही हमारे इंडिया में रूल कर रही थी, बीजेपी बहुत लेट में आई थी। और बीजेपी में ज्यादातर ये सब थे बीजेपी में, मतलब ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, देन आफ्टर ये और भी सारे लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोग सब सारे जो है लोग बीजेपी के लोग थे। ठीक है, ओके मैम। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एबोलाइजेशन ऑफ अ जमींदारी सिस्टम 1949 टू 1956। 1949 से लेके 1956 तक जमींदारी सिस्टम को किस तरीके से ऑबलाइजेशन किया गया, मतलब उनके लिए उनके अगेंस्ट में जो है लोग खड़े हुए। जमींदारी सिस्टम का पता है क्या होता है, जमींदारी का मतलब, हाँ, जमींदार लोग जो एकदम निर्बल टाइप के लोग होते हैं ना, जो वीक पर्सन होते हैं ना, जैसे फार्मर्स वगैरह, उनके जमीन को हड़प लेते हैं। ठीक है, उसको जमींदारी बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा जमीन बोलते हैं कि ये हम लोग का है करके। ओके, तो ये सारी चीजें जो है उस टाइम पे उसके लिए जमींदारी सिस्टम को अगेंस्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि क्या होता था ना उस टाइम पे, मैं सिंपल एक तो मतलब एक वो बता दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ कि जमींदारी में उस टाइम पे ये होता था कि सारी जमीन अपने पास लेके वहां पे फार्मर्स लोग से जबरदस्ती का काम करा के उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाता था, और उसमें से जो भी निकलता था उस फील्ड से एग्रीकल्चर के रूप में, जो भी सब्जी या धान गेहूं कुछ भी निकलता, उसका एक बोरी जो है उनको दे दिया जाता था। बाकी का बाकी पूरा जमींदार अपने पास रख लेते थे और उसको बेच के अपना मुनाफा कमाते थे। तो उससे क्या होता था कि गरीब और गरीब हो जाता था, और जो जमींदारी था वो अमीर था वो और अमीर होता जाता था। क्यों? क्योंकि काम वो करवा रहा है, काम फील्ड में फार्मर कर रहा है, और पूरा का पूरा फायदा किसको हो रहा है, जमींदारी को। और जमींदारी का ये कहना है कि मेरा फील्ड है, मेरे फील्ड में काम कर रहा है, तो मैं ही फायदा ज्यादा उठाऊंगा। तो उससे उस टाइम पे क्या होता था कि पूरा जो गरीब लोग है उनको मौका नहीं मिलता था आगे आने का। ठीक है, ये सारी चीजें होता था इसमें। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ये ब्रिटिश रूल से ये स्टार्ट हुआ था। और ब्रिटिश रूल का क्या था कि तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल वाला चीज था। ठीक है, तो जमींदारी में ज्यादातर जमींदार लोग ना ब्रिटिशर्स साइड के थे, ब्रिटिशर्स के थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो जमींदारी को बहुत ज्यादा जो है
मोटिवेट करते थे कि नहीं आप लोग सही काम कर रहे हो, आप लोग ऐसा करो, आप लोग ऐसा करो, फिर ऐसा वैसा करके ना उनको ना चढ़ा देते थे एकदम ज्यादा। और उन लोग भी, हमारे इंडिया के लोग भोले भाले, उन लोग भी उसके पीछे पीछे हाँ सही बात है, सही बोल रहा है, हम लोग लोगों से काम कराते हैं और अपन जल्दी जल्दी अमीर हो जाते हैं। तो ये सारा चीजें होता था उस टाइम पे। नाउ रीड, कौन रीड करेगा? कोमल रीड कर, तो लाउडली रीड करना। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, During British rule, the Zamindar system prevailed over most regions of the country. The land owning class had जो लोग ऑनलाइन में है वो लोग भी रीड करते रहो अपना। मलगुजर, घुंटिया, घुंटिया, जागीरदार एक्सेट्रा। दे कलेक्ट on behalf of the government, and they were rewarded as owner of land. They decided how much land the farmers should pay and एविटेक, evicted those who could not pay. They dominated the village, getting the villagers to work for them without payment for the labor. After independence, the first task phase in the state government was abolished. The Zamindari system was the state enacted laws to abolish the eliminate overseas labor, and redistribution. And among the land as we shown in the previous chapter, how the landowners put legal obstacles in the way of implementing these laws, and how the was amended for for the the first time to resolve the issue. By 1956, the Zamindari system was abolished across the country, and the redistribution of the land of the Zamindar was well underway. Around 200 lakh peasant families were benefited in becoming owner of the land. They were mostly middle-level farmers. Their living conditions definitely improved, but Zamindari system could not be abolished using different tactics to retain control of their land. Also, the poor farmers and landless labor to deprived of land। ठीक है, यहाँ पर जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए जो है 1949 से लेकर 1956 तक ये सारी चीजें जो है, जो जमींदार लोग के पास अपनी अपनी जमीन थी ना, उनको पूरे के पूरे फार्मर्स लोग में बांट दिया गया। ठीक है, ताकि फार्मर्स लोग जो है उसमें शांतिपूर्वक काम कर सके, और जो फार्मर उस पैसे जो सेल करने के लिए जाते उससे उस फील्ड से जो भी उनको इरिगेशन होता था, कल्टीवेशन होता था, वो जाके मार्केट में उसको सेल करते थे, और सेल होने के बाद जो है उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सबसे पहली बात है कि हर अलग अलग डिफरेंट रीजन में ना जमींदार लोग का नाम अलग अलग था। कोई जमींदार बोलता था, कोई मुगलेदार बोलता, मलगुजर बोलता था, घुंटिया बोलता था, जागीरदार बोलते थे। ठीक है, और भी सारे नाम होते होंगे उस टाइम पे जमींदार लोग के। तो जमींदार के पास जो है वो हमेशा जो जमींदार से लैंड टैक्स जो है कौन लेते थे? ब्रिटिशर्स लेते थे। ठीक है, ताकि जमींदार अगर फार्मर से काम कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स लोग को कोई फायदा होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे रूल करती थी। तो ब्रिटिशर्स रूल करने के कारण उनका एक ही था कि लैंड टैक्स सबको देना पड़ेगा, जो कि अपन भी देते ना, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। ठीक है, तो उस टाइम पे लैंड टैक्स हुआ करता था, जिसके पास जमीन सबसे ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा टैक्स पे करेगा। देन जब गवर्नमेंट आई उस रूल को ब्रेक कर दी, उस रूल को नहीं चलाई, सिंपली ये बताई कि जिस जमींदार के पास सबसे ज्यादा जमीन है वो कुछ जमीन जो है वो फार्मर्स लोग को दे, ताकि वो अच्छे तरीके से इरिगेशन कर सके। ठीक है, बिना किसी बोझ के। देन अब हमारे इंडिया में शुरू से फार्मर्स लोग का ना थोड़ा सा वो रहा है, जैसे कि फॉरेन कंट्री में जो है ना फार्मर्स लोग को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है, उनका काम करने का टेक्निक अलग होता है, मशीन्स वगैरह यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है ना वो शुरू से ही जो उनको हमेशा डोमिनेट करके रखते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ जमींदार लोग के कारण। जो जमींदार थे वो हमेशा डोमिनेट करके रखते थे, उन लोग को हमेशा झुका के रखते थे, उनके ऊपर लेबर की तरह काम कराया जाता था, गुलाम की तरह काम करवाया जाता था। लेकिन उनको क्या मिलता था? साल भर में 1-2 बोरी जो चावल और गेहूं वगैरह दे देते थे। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडिया में शुरू से फार्मर जो अभी हुआ था ना किसान रैली वगैरह, अभी भी हो रहा है, वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। ठीक
ठीक है। तो हमारे इंडिया में ये हमेशा चलते रहता है। तो सिंपली ये है कि जमींदार का मतलब है कि आप किसी फार्मर को डोमिनेट करके रख रहे हो, उसको लेबर की तरह काम करवा रहे हो और उसको उसके हिस्से का जो भी शेयर है उसको नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो ये जमींदारी सिस्टम को ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए इस ऑलमोस्ट स्टेट इनएक्ट, उसके बाद लॉ बनाया गया है, जो भी जमींदार का जमींदारी सिस्टम से जो भी लॉ है कि फार्मर्स को इक्वली राइट मिलना चाहिए, तो वो कानून बनाया गया। तो वो कानून के तहत जब जमींदार को ये सारी नोटिस गई कि आपको फार्मर्स लॉ को बांटना है, तो वो उसके लिए एग्री हो गए। ठीक है। उनको ये बताया गया कि आप किसी भी लेबर से, किसी भी फार्मर से लेबर की तरह एनफोर्स के थ्रू, मतलब फोर्सफुली उनसे काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है। ही सॉ द प्रीवियस चैप्टर, अपन प्रीवियस चैप्टर में देखे थे कि लैंड ओनर पुट लीगल ऑब्स्टिकल। ठीक है। लैंड ओनर जो है वो लीगल ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? दिक्कतें, प्रॉब्लम। ठीक है। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कि किसी भी पड़ाव को पार करने के लिए जो है आपके पास जो दिक्कतें आती है। ठीक है। वो जो रनिंग होता है ना, रनिंग होता है और ऐसे उछल के फिर जाते हैं, वो उसको ऑब्स्टिकल बोला जाता है। ठीक है। तो वैसे भी लाइफ में भी हमारे बहुत लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आते हैं, दिक्कतें आती है, जिसको अपन को पार करके जाना पड़ता है। तो फार्मर उस टाइम पे जो है, जब ये लैंड टैक्स वगैरह आया था ना उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स लोग ने क्या किया था, फार्मर्स लोग को बोला, फार्मर्स जमींदार को बोला था कि आपको लैंड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक ऑब्स्टिकल्स हो गया। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस लॉ, इस लॉ के आने से जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स है वो पूरी खत्म हो गए फार्मर लोग के लिए। ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड द फर्स्ट टाइम ऑफ द रिजॉल्व दिस इशू, और फर्स्ट टाइम ऐसे हमारे कंट्री में हुआ कि ये जो सोल्यूशन, ये जो मतलब जमींदार वाला सिस्टम है, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इन 1956 जमींदारी सिस्टम एबोलाइज्ड अक्रॉस द कंट्री एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द लैंड टू द जमींदार एज वाज अंडर द वे। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जमींदार ने जो है लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 200 लाख पीसन फैमिली को, जो पीसन मतलब फार्मर, ठीक है, जो फार्मर फैमिली को 200 लाख है, 200 लाख जो है फैमिली को उनके हिस्से का जो जमीन है उनको वापस करा दिया गया। बिकमिंग ओनर द लैंड दे टिल, उसके बाद वो उस जमीन के ओनर बन गए। दे ऑल मोस्टली मिडिल लेवल फार्मर, जितने भी फार्मर लोग को दिया गया 200 लाख में, ज्यादातर जो है मिडिल लेवल फार्मर थे। ठीक है। देयर लिविंग कंडीशन डेफिनेटली इम्प्रूव, उसके बाद धीरे धीरे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा क्योंकि वो अच्छे से वहाँ पे काम करने लगे। देन जमींदार सिस्टम कुड नॉट be fully abolished with many landowners using different tactics and retain the control the land। उसके बाद इसके बाद भी जमींदार लोग क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स लगा करके उनसे छीनने की कोशिश की गई, लेकिन फार्मर ने जब उस लॉ के तहत जब आप पुलिस स्टेशन में या कहीं पे कंप्लेन करते हो तो उनकी जमीन वापस उनको मिल जाती थी। क्योंकि होता है ना, कोई किसी से आप अचानक से छीन लोगे तो आप उनसे बार बार आपसे लेने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो क्या कर, वो भी ऐसे करते थे, जमींदार लोग भी ऐसे करते थे। ठीक है। तो कल जो अपन पढ़ेंगे हिंदू कोड बिल 1952 से लेके 1956 का जो है इसको रीड करेंगे। क्लियर है? यस मैम।